रात के 2 बज रहे थे जब पूरी हवेली गहरी नींद की आगोश में थी, मगर पिछले दालान में दबे दबे कह के इस सकूत को तोड़ रहे थे। जोया ने शरारत से आंख दबाते हुए अरीशा की तरफ देखा और चैलेंज उछाला कि अगर वाकई हिम्मत है तो ऊपर जाकर मेजर को प्रपोज करो, वरना मान लो कि तुम उससे बातें बनाती हो। अर्शा ने कपकपाते हाथों से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। इसके दिल की धड़कनें इस वक्त ढोल की तरह बज रही थी, क्योंकि सामने बैठी चारों कजन्स की नजरें इसे उकसाने में लगी थी। वो जानती थी कि मेजर फुरकान कितना सख्त गिर और उसूलों वाला इंसान है, जो महीनों बाद आज ही छुट्टी पर आया था। मगर अना और डेर की शर्त ने इसे पीछे हटने का रास्ता नहीं दिया था। इसने गहरा सांस लिया और फिर भराई हुई आवाज में कहा कि अगर इस हिटलर ने मेरा कत्ल कर दिया है तो तुम सब जिम्मेदार होगी। और फिर मरने वाले अंदाज में सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल तारीख और खामोश था, जैसे किसी तूफान से पहले का सकून हो। मेजर फुरकान का कमरा राहदारी के बिल्कुल आखिर में था, जहां से आने वाली ठंडी हवा अर्शिया के हौसले पस्त कर रही थी। इसने लड़ते हाथों से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। कमरे में मौजूद मध्यम सी रोशनी में बेड पर सोया वो शख्स किसी तराशे हुए मुजस्मे की मानंद लग रहा था। गंदमी रंगत, माथे पर बिखरे स्याह बाल और वो घनी मूछें इसके चेहरे को बला का वकार और रोब बख्श रही थी। वो सोते हुए भी इतना बावकार लग रहा था कि देखने वाला एक पल को ठिठक जाए। इसके तीखे नक्श इसकी मर्दाना वजाहत का पता दे रहे थे। अर्शा को लगा जैसे इसका दम निकल जाएगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खामोशी से वापस भाग जाए या इस सोए हुए शेर को जगाकर खुद अपनी शामत को दावत दे। अर्शा ने लड़ते कदमों से बेड के करीब जाकर इसके कंधे को छुआ। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, इसे अपनी समातों में सुनाई दे रहा था। जैसे इसे दोबारा हिम्मत जमा की, इससे पुकारा। फुरकान ने एक झटके से आंखें खोली और बिजली की तेजी से इसकी कलाई दबोच ली। इसके बाजों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अर्शिया के हलक में चीख दब कर रह गई और वो अपनी जगह मुंजमद हो गई। फुरकान की सुर्ख होती आंखों ने जब इसे पहचाना तो इसकी गिरफ्त तो ढीली हुई, मगर लहजा अब भी किसी तपते हुए लोहे जैसा गर्म था। जिसने पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अर्शा ने बदहवासी और घबराहट के आलम में अपनी आंखें मीच ली और बिना सोचे समझे लड़ती हुई आवाज में बस इतना ही कह सकी कि मुझसे शादी कर ले। फुरकान ने एक झटके से उठकर बेड पर बैठते हुए अर्शिया का हाथ दोबारा मजबूती से थामा। इसकी सर्द और गहरी नजरें अर्शिया के साकित चेहरे पर जमी थीं। कमरे में फैली खामोशी के दरमियान इसके वजूद से निकलने वाली तपिश अर्शिया को अपनी हवास खोती हुई महसूस हो रही थी। इसने बगैर कोई तासुर बदले बिल्कुल स्पाट और बर्फीले लहजे में अर्शिया की आंखों में देखते हुए सिर्फ 2 लफ्ज कहे, ये मुझे मंजूर है। इसकी आवाज में ऐसी काट थी कि अर्शिया का खून मुंजमद होने लगा। इसे समझ नहीं आया कि इसने ये बात संजीदगी में कही है या ये इसके किसी आने वाले गुस्से का पेश खैम है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर हस्बे मामूल पूरा खानदान इकट्ठा था, मगर अर्शिया की नसें अपनी प्लेट पर जमी थीं और दिल बुरी तरह लड़स रहा था। बर्तनों के टकराने की आवाजों के दरमियान आगा जान ने अचानक अपना चम्मच रखा और एक गहरी सांस लेकर सबकी तवज्जो अपनी जाने मबजूल करवाई। इन्होंने निहायत संजीदगी से ऐलान किया कि मैंने फैसला कर लिया, आज शाम ही फुरकान और अर्शिया का निकाह पढ़ाया जाएगा। इस अचानक ऐलान ने जैसे पूरे हॉल में बम फोड़ दिया। सबके हाथ वहीं रुक गए और हैरत से नजरें कभी आगा जान और कभी फुरकान की तरफ उठने लगती। अर्शिया को लगा जैसे इसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि रात का वो एक मजाक भी इतनी जल्दी इसकी हकीकत बनकर सामने खड़ा हो जाएगा, जबकि फुरकान खामोशी से चाय का सिप लेता रहा, जैसे इसे पहले से ही इस सब का इल्म हुआ। आगा जान की बात सुनकर अर्शिया का जब्त जवाब दे गया और इसकी आंखों से आंसू टूटकर गालों पर बहने लगे। इसने लड़ते हाथों रंधी हुई आवाज में सबकी तरफ देखते हुए इतराफ किया कि आगा जान वो सब सिर्फ एक मजाक था। कजन्स ने मुझे चैलेंज दिया था, इसलिए मैंने वो सब कहा। इसकी हिचकियां बंद गईं और वो बेबसी से फुरकान की तरफ देखने लगी कि शायद वो हकीकत बयान कर देगा। मगर फुरकान ने निहायत सुकून से अपनी कुर्सी पीछे की और सबके सामने 2 टोक लहजे में इसकी बात का इनकार कर दिया। इसने स्पाट चेहरे के साथ कहा कि मेरे लिए निकाह और जुबान देना कोई मजाक नहीं है। इसने खुद कमरे में आकर मुझसे ये मुतालबा किया था और मैंने कबूल कर लिया। अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके 2 टोक जवाब ने अर्शिया को सबके सामने लाजवाब और मजीद शर्मिंदा कर दिया। हवेली के वसी आंगन में निगाह की सादा मगर बावकार तकरीब मुकम्मल हो चुकी थी।
ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا، مگر ارشیا کے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس بوجھل آنکھوں کے ساتھ جب وہ رخصتی کے لیے گاڑی کے قریب پہنچی تو اسے لگا جسے اس کی سانس رک رہی ہو۔ فرقان نے بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جیسے حویلی کا بڑا گیٹ پیچھے رہ گیا اور گاڑی کی رفتار بڑی، فرقان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مگر سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ گرفت مضبوط کرتے ہوئے تیکھی نظروں سے ارشیا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ فرقان نے نہایت ٹھہرے ہوئے اور روبدار لہجے میں اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی کہ کیا لگا تھا تمہیں؟ میجر فرقان کے بیڈ روم میں رات کے 2 بجے گھس کر تم اپنی منمانی کر کے نکل جاؤ گی۔ اس نے ارشیا کے لرزتے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کی اور جتانے والے انداز میں کہا کہ یاد رکھنا ارشیا، کسی عام انسان سے مذاق کرنا اور بات ہے، لیکن ایک میجر کے ساتھ کیا گیا مذاق بہت مہنگا پڑ سکتا ہے اور اب اس کی قیمت تمہیں پوری زندگی چکانی ہوگی۔ گاڑی کینٹ کے ایک وسیع اور پرسکون بنگلے کے سامنے آ کر رکی جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ فرقان نے خاموشی سے گاڑی سے اتر کر ارشیا کے لیے دروازہ کھولا اور اسے کسی روبوٹ کی طرح ساتھ لیے گھر کے اندر داخل ہوا جہاں کا ماحول بالکل فرقان کی شخصیت کی طرح منظم اور سرد تھا۔ ابھی ارشیا نے ڈرائنگ روم کے صوفے پر قدم رکھا ہی تھا کہ فرقان کے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون گونجی جس سے کمرے کے سکوت کو توڑ دیا۔ فون کان سے لگاتے فرقان کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے اور وہ صرف یس سر کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ اس نے گہری نظر اس سرخ جوڑے میں لپٹی لرزتی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور نہایت اسپاٹ لہجے میں اطلاع دی کہ اس سے ابھی ایک انتہائی ضروری اور ارجنٹ میٹنگ کے لیے ہیڈ کوارٹر نکلنا پڑ رہا ہے۔ ارشیا نے حیرت اور بے بسی سے اسے دیکھا جو اپنی نئی نویلی دلہن کو ایک اجنبی گھر میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر فرقان نے اس کی کسی رد عمل کا انتظار کیے بغیر اسے وہیں چھوڑا اور تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا، جس کے پیچھے سے گیٹ بند ہونے کی آواز ارشیا کے دل میں ایک انجانے خوف کی طرح بیٹھ گئی۔ ارشیا بھی اس بڑے اور اجنبی گھر کی خاموشی سے خوفزدہ ہو کر صوفے پر بیٹھی خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے گھبرا کر آنسو پونچھے اور دروازہ کھولے تو سامنے ایک پورے اعتماد اور پرکشش خاتون کو کھڑا پایا جو خاکی وردی میں ملبوس تھی اور اس کے کندھوں پر لگی میجر کی رینک اس کی شخصیت کو مزید متاثر کن بنا رہے تھے۔ اس خاتون کے چہرے پر ایک دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا تعارف میجر رملہ کے طور پر کروایا اور بتایا کہ وہ فرقان کی پروفیشنل پارٹنر اور برسوں پرانی دوست ہے۔ رملہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گھر کے اندر داخل ہوئی جیسے ہی اس کا اپنا گھر ہو اور فرقان کے بارے میں ایسے انداز میں پوچھنے لگی جیسے وہ اس کی زندگی کے ہر معمول سے بخوبی واقف ہو۔ ارشیا کو رملہ کی باتوں اور اس کے انداز گفتگو سے یہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ فرقان اور اس کے درمیان محض پیشہ ورانہ تعلق نہیں ہے بلکہ ایک بہت گہری ذہنی ہم آہنگی ہے جسے ارشیا کے اندر ایک انجانی سی بے چینی اور جلن پیدا کرتی تھی۔ رملہ کا اس گھر میں اس قدر بے تکلف ہونا ارشیا کو باور کروانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس دنیا میں بالکل اجنبی ہے جہاں رملہ پہلے سے ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ رملہ صوفے پر نہایت اطمینان سے براجمان تھی اور گھر کے ملازم کو ایسے آرڈر دے رہی تھی جیسے اسے کچن سے لے کر فرقان کی پسند ناپسند تک ہر چیز کا علم ہو۔ ارشیا نے خاموشی سے ایک طرف بیٹھے رملہ کے سراپے کا جائزہ لیا جو خاکی وردی میں بھی بلا کی حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور پورے اعتماد لہجہ ارشیا کو اپنی ذات میں دھورا محسوس کروا رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے رملہ وہ سب کچھ ہے جو فرقان جیسے انسان ایک جیون ساتھی میں دیکھنا چاہے گا۔ بہادر، ذہین اور اس کے پیشے کو سمجھنے والی رملہ باتوں باتوں میں فرقان کے ساتھ بیتے پرانے مشنز اور ان کی نجی لطیفوں کا ذکر اتنی بے تکلفی سے کر رہی تھی کہ ارشیا کو اپنی موجودگی بالکل اضافی لگنے لگی۔ رملہ کی باتوں میں چھپی وہ اپنائیت اور فرقان کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی دیکھ کر ارشیا کے اندر ایک شدید قسم کا احساس کمتری جاگ اٹھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس ریشمی سرخ جوڑے میں ملبوس محض ایک گڑیا ہے جس کی اس روبدار فوجی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں، جبکہ رملہ اس دنیا کا ایک جیتا جاگتا اور اہم حصہ ہے۔ اپنی شادی کی پہلی شام وہ خود کو ایک ناکام اور معمولی لڑکی سمجھ کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ رملہ نے جب محسوس کیا کہ ارشیا خاموش اور کچھ سہمی ہوئی ہے تو وہ بڑی اپنائیت سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور نہایت نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں بلا کا خلوص اور احترام تھا جب اس نے ارشیا کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بھابھی کہہ کر پکارا
جس نے ایک لمحے کے لیے ارشیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ رملہ نے بہت اخلاق سے اس کی خیریت دریافت کی اور اس سے یقین دلایا کہ اگر اس نئے گھر میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ بلا جھجک اسے بتا سکتی ہے۔ اس کے برتاؤ میں ذرا برابر بھی غرور یا تکبر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ارشیا کو فرقان کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ تسلیم کرتے ہوئے اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ رملہ کا یہ دوستانہ اور پرخلوص رویہ ارشیا کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید رملہ اسے ایک بوجھ سمجھے گی، مگر اس کی بھابھی کہنے کے انداز نے ارشیا کے دل میں موجود بہت سے خدشات کو فی الحال دبا دیا تھا۔ رملہ اس وقت اسے ایک مخلص دوست کی طرح لگ رہی تھی جو اس کی گھبراہٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود ارشیا کے دل کے کسی کونے میں ایک خلش موجود تھی کہ رملہ فرقان کو اس سے کئی بہتر جانتی ہے۔ رات کافی بیت چکی تھی جب فرقان میٹنگ سے واپس لوٹا، مگر آرام کرنے کے بجائے وہ رملہ کے ساتھ اسٹڈی روم میں محصور ہو گیا۔ ارشیا جو کوریڈور میں کھڑی تھی آدھے کھلے دروازے سے دیکھ سکتی تھی کہ کمرے میں میز پر فائلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور دونوں کسی انتہائی سنجیدہ مشن کے نقشوں پر سر جوڑے بیٹھے تھے۔ فرقان کی پیشانی پر پڑنے والی شکنیں اور رملہ کا اس کے ہر اشارے کو فوراً سمجھ لینا ان کا پیشہ ورانہ تعلق کی گہرائی بیان کر رہا تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں کسی خاص خفیہ آپریشن کی تکنیکی پہلوؤں پر بحث کرتے، کبھی آواز مدھم ہو جاتی تو کبھی فرقان کا روبدار لہجہ کمرے میں گونجتا۔ ارشیا وہیں کھڑی اجنبیت کے احساس سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی مضبوط دنیا ہے جس میں داخل کی ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ رات کی اس پہر جب اسے اپنے شوہر کی توجہ کی ضرورت تھی، فرقان اپنے پروفیشنل پارٹنر کے ساتھ ایسی گفتگو میں مگن تھا جس کا ایک لفظ بھی ارشیا کی سمجھ سے باہر تھا، اور یہ دوری سے اندر ہی اندر کاٹنے لگی تھی۔ ارشیا کا تجسس اسے وہاں کھڑے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگایا اور اپنی سانسیں روک کر ان کی گفتگو کے الفاظ پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے کے اندر سے رملہ کی دھیمی آواز اور پھر فرقان کا کسی بات پر اختلاف کرنا اور اسے صاف سنائی دے رہا تھا وہ دونوں کسی ہائی پروفائل ٹارگٹ اور لوکیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ارشیا بھی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش میں دروازے کے ذرا اور قریب ہوئی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں فرش پر پڑے ایک آرائشی گلدان سے ٹکرا گیا، جس کی آواز خاموش راہداری میں دھماکے کی طرح گونجی۔ ایک لمحے کے لیے اندر سناٹا چھا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ پاتی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور میجر فرقان اپنی تمام تر ہیبت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور حیرت تھی، جبکہ پیچھے کھڑی رملہ کی نظریں بھی ارشیا کے پیلے چپڑتے چہرے پر جمی تھیں۔ فرقان نے قدم آگے بڑھ کر اسے اپنے سائے کے نیچے لیا۔ اس کی تیکھی نظریں ارشیا کے لرزتے وجود کا طواف کر رہی تھی، جیسے وہ اس کی چوڑی پکڑ چکا ہو۔ ارشیا کی زبان گنگ ہو چکی تھی اور وہ شرمندگی اور خوف کے مارے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب میجر کا پارا آسمان کو چھوئے گا۔ فرقان نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ پورا کھولا اور کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح ارشیا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ماتھے پر ابھری رگیں اس کے شدید غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اس کا گرجدار لہجہ ارشیا کے وجود کو لرزا گیا۔ رملہ نے پیچھے سے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر فرقان کا پارا اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے ارشیا کے قریب آ کر نہایت سرد اور کاٹدار آواز میں اسے وارننگ دی کہ یہ اس کا گھر ضرور ہے، مگر یہاں ہونے والا ہر کام اس کی سمجھ اور اوقات سے باہر ہے۔ اس نے تیکھی نظروں سے ارشیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صاف لفظوں میں جتایا کہ میری ڈیوٹی اور میری پروفیشنل فائلیں تمہارا سردرد نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی ان فضول حرکتوں کو اپنی حد تک محدود رکھو۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کا حکم دیتے ہوئے دو ٹوک کہہ دیا کہ آئندہ اگر تم نے میری نجی زندگی یا میرے کاموں میں مداخلت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری زندگی کے اس حصے سے جتنا دور رہو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ ارشیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ اس کی بے رخی اور غصے سے چھلنی ہو کر خاموشی سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ جب فرقان ڈیوٹی کے لیے نکل گیا تو رملہ نے ارشیا کو لاؤنج میں تنہا اور اداس بیٹھے دیکھا۔ وہ نہایت نرمی سے چلتی ہوئے اس کے قریب آئی اور بڑی ہمدردی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ارشیا کی جھکی ہوئی پلکوں پر ابھی بھی پچھلی رات کی شرمندگی اور دکھ کے سائے موجود تھے۔ رملہ نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم فرقان کی باتوں کا اتنا اثر مت لیا کرو، وہ دل کا برا نہیں ہے، بلکہ اس وقت ایک بہت پیچیدہ اور خطرناک مشن کا دباؤ اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ اس نے ارشیا کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ وردی پہننے کے بعد انسان اکثر جذباتی طور پر تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب معاملہ ملک کی سلامتی کا ہو۔ اس لیے وہ غصہ تمہیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری کی حساسیت کی وجہ سے تھا۔ رملہ کا انداز اتنا مخلصانہ تھا کہ ارشیا کو ایک لمحے کے لیے اپنا بوجھ
हल्का होता महसूस हुआ, मगर रमला का फुरकान की शख्सियत की इतनी गहरी तहों से वाकिफ होना इसे इस बार फिर ये एहसास दिला गया कि वो अब भी इस घर में एक अजनबी है। एक दिन दोपहर के वक्त जब रमला किचन में पानी लेने गई और अपना फोन लाउंज की मेज पर छोड़ गई, तो अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज के नोटिफिकेशन से रोशन हुआ। अर्शिया वहां बैठी थी। इसकी नजर गैर इरादी तौर पर फोन की स्क्रीन पर पड़ी, जहां किसी अनजाने और मशकूक से नंबर से एक अजीब सा पैगाम लिखा था। मैसेज में कोई नाम नहीं था, बस नंबर से एक चंद खुफिया अल्फाज और एक मखसूस जगह का जिक्र था जो किसी आम गुफ्तगू का हिस्सा नहीं लग रहे थे। अर्शा को वो नंबर देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि इस पर कोई नाम सेव नहीं था और पैगाम का अंदाज भी काफी पुरस्कार था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ समझ पाती या नंबर गौर से देखती, रमला तेजी से वापस आई और अर्शा को फोन के करीब देखकर एक लम्हे के लिए इसके चेहरे की रंगत उड़ गई। इससे फौरन झपट कर फोन उठाया और अर्शिया की तरफ एक मशकूक और घबराई हुई नजर डाली, जिसने अर्शिया के शक को यकीन में बदल दिया कि रमला की जिंदगी का कोई ऐसा पहलू भी है जिससे फुरकान भी शायद बेखबर है। रमला के चेहरे पर फैली जर्दी और इसके हाथों की कपकपाहट अर्शिया से छुपी ना रह सकी। रमला ने बड़बड़ाहट में फोन अपने पीछे छुपाया और एक गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर इसकी आंखों में मौजूद खौफ साफ झलक रहा था। इसने एकदम अर्शिया का हाथ थामा और बहुत ही लजाजत भरे लहजे में इल्तिजा करने लगी कि जो कुछ इसने देखा है वो किसी को ना बताए, खास तौर पर फुरकान को इसका इल्म हरगिज नहीं होना चाहिए। अर्शिया रमला जैसी पूरे तमाद अफसर को इस तरह बेबस देखकर हैरान रह गई। रमला ने बार बार इससे वादा लेने की कोशिश की कि अगर वो इस बात को अपने तक ही रखेगी, क्योंकि इसकी जिंदगी और मौत का मामला हो सकता है। इसके बाद में ऐसी घबराहट और डर था कि अर्शिया कुछ पूछने की हिम्मत न कर सके, मगर रमला का इस तरह बात छुपाना और फुरकान से खौफजदा होना अर्शिया के जहन में कई सवालात छोड़ गया था। वो खामोशी से रमला को देखती रह गई, जो फोन को किसी कीमती मता की तरह सीने से लगाए वहां से तेजी से अपने कमरे की तरफ जा रही थी। शाम के साए गहरे होते ही घर की फजा अचानक बोझल हो गई, जब फुरकान किसी आंधी की तरह अंदर दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अर्शिया ने देखा कि इसके चेहरे पर एक खास किस्म की संजीदगी थी, जो सिर्फ किसी बड़े खतरे के वक्त ही नजर आती थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी मुकम्मल फील्ड किट और हथियारों के साथ बाहर निकला और लाउंज में खड़ी अर्शिया को मुखातिब करते हुए स्पार्ट लहजे में ऐलान किया कि वो एक इंतहाई खतरनाक और खुफिया मिशन पर रवाना हो रहा है, जिसकी वापसी का वक्त तय नहीं है। इस लम्हे रमला भी अपनी वर्दी में तैयार बैग लटकाए कमरे से बाहर निकली और फुरकान के साथ आ खड़ी हुई। इसके चेहरे पर वही पुरानी पुरएतमादी थी, मगर आंखों में छुपी परेशानी अर्शिया से ढकी छुपी ना रही। अर्शिया का दिल ये देखकर बैठ गया कि इस कठिन सफर में फुरकान के शाना बशाना वो लड़की जा रही थी जिसे इसके हर कदम की खबर थी, जबकि वो खुद सिर्फ दरवाजे तक अलविदा कहने के लिए खड़ी थी। फुरकान ने एक आखिरी नजर अर्शिया के उदास चेहरे पर डाली और रमला को इशारा किया, जिसके बाद दोनों किसी साय की तरह खामोशी से बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ गए और अर्शिया ने अंधेरे में ओझल होते देखकर रह गई। अर्शिया दहलीज पर खड़ी बेजान नजरों से इसे देख रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि आगे बढ़े, फुरकान का हाथ थामे और इसे रोक ले, या कम से कम एक बार इसके गले लगकर अपनी ढेरों दुआएं इसके नाम कर दे। मगर फुरकान की शख्सियत का हिसार और इसके लहजे की बर्फबारी ने अर्शिया के कदमों में जंजीरें डाल दी थी। इसने लड़ते लबों के साथ निहायत धीमी आवाज में अल्लाह हाफ़िज़ कहा, जो शायद हवा के दोष पर फुरकान तक पहुंचा भी नहीं था। इसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था जो वो सबके सामने बहाने से कतराती थी, मगर इस वक्त खौफ इसकी रूह तक सरायत कर चुका था। इसे डर था कि कहीं ये अलविदा आखिरी ना हो और कहीं रमला के इस मशकूक फोन कॉल का साया इस मिशन पर न पड़ जाए। फुरकान ने एक लम्हे के लिए पलट कर इसे देखा। इसकी नजरों में एक अजीब सी तड़प थी जो इसने फौरन ही छुपा ली और फिर वो सर्द मेहरी से रुख मोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। अर्शिया वहीं दरवाजे के पट से लगकर बैठ गई। इसे अपना आप इस बड़े घर में किसी लवारिस परिंदे की तरह लग रहा था, जिसका मुहाफिज इसे एक अनजाने खतरे की नजर करके जा चुका था। मिशन पर रवाना हुए 3 दिन बीत चुके थे और इन बेहतर घंटों का एक एक पल अर्शिया के लिए कयामत की तरह गुजरा था। वो हर वक्त जायनमाज पर बैठी फुरकान की सलामती की दुआएं मांगती, मगर इसके दिल पर बैठा हुआ बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक रात के पिछले पहर घर के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाजें आई और फिर एक जोरदार दस्तक ने खामोशी को चीर दिया। अर्शद ने लड़ते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने फुरकान के यूनिट के चंद अफसरान खड़े थे, जिनके चेहरे पर सोगवार और नजरें झुकी हुई थी। इनमें से एक सीनियर अफसर ने इंतहाई भारी आवाज में वो खबर सुनाई जिसके तस्वुर से ही अर्शिया की रूह कांप उठी। इन्होंने बताया कि मिशन के दौरान दुश्मन के अचानक हमले के बाद मेजर फुरकान का राब्ता
हेडक्वार्टर से मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो चुका है और इस वक्त लापता करार दिए गए हैं। अफसर ने मजीद बताया कि जिस मुकाम पर आखिरी बार इनकी लोकेशन ट्रेस हुई थी वहां शदीद धमाका हुआ है, जिसके बाद इनका बचना नामुमकिन नजर आता है। ये सुनते अर्शिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे अपने कानों में साए साए की आवाजें सुनाई देने लगी और कमरे की दीवारें इसके गिर्द घूमने लगी और बदहवास होकर रमला के बारे में पूछने लगी, मगर अफसोस की खामोशी ने शक को मजीद गहरा कर दिया। हेडक्वार्टर से आने वाली यह खबर महज एक फौजी अफसर के लापता होने की नहीं थी, बल्कि अर्शिया की पूरी कायनात के उजड़ने का पैगाम थी। अर्शिया के लिए जैसे जिंदगी की तमाम रोशनियां एकदम गुल हो गई थीं। वो हवेली के सर्द फर्श पर ढेर हो गई और इसकी चीखें दरो दीवार से टकराकर वापस आने लगी। वो बार बार फुरकान का नाम पुकारती, कभी इनकी आखिरी मुलाकात की तलखी को याद करके तड़पती, तो कभी अल्लाह से इसकी जिंदगी का मुआवजा मांगती। इसकी हालत देखकर घर का हर फर्द गमगीन था, मगर इस हंगामे और शोक के माहौल में एक बात बहुत गैर मामूली थी। रमला का कहीं कोई सुराग नहीं था। अर्शिया ने अपनी ससकती हुई आवाज में कई बार अफसरान से रमला के बारे में पूछा, क्योंकि वो भी तो इस मिशन पर फुरकान के साथ गई थी, मगर हर बार इसे यही जवाब मिलता कि रमला की लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही। ताहम अर्शिया का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि इसे वो मशकूक मैसेज और रमला की गड़गड़ाहट बार बार याद आ रही थी, जहाँ पूरा यूनिट मातम कर रहा था। वहीं रमला का इस तरह पुरस्कार तौर पर मंजर आम से गायब रहना अर्शिया के ज़हन में एक खौफनाक शक पैदा कर रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि फुरकान की गुमशुदगी और रमला की खामोशी के पीछे कोई ऐसा गहरा राज है जो शायद फुरकान की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और वो बेबसी की इंतहा पर खड़ी सिर्फ कयास सराई कर सकती थी। हवेली के बैरूनी दरवाजे पर एक एम्बुलेंस की चीख ने मौत जैसी खामोशी को तोड़ डाला और जब स्ट्रेचर पर लुटे हुए वजूद को अंदर लाया गया तो अर्शिया की जिंदगी जैसे ठहर कर दोबारा सांस लेने लगी। फुरकान वापस आ गया, लेकिन वो फुरकान नहीं था जिसे अर्शिया ने अलविदा कहा था। इसका चेहरा जख्मों से चूर था, दाएं बाजू पर गहरी पट्टी बंधी थी और इसकी आंखें जो कभी आग बरसाती थी अब बिल्कुल स्पाट और खाली हो चुकी थी। वो कई दिन तक अस्पताल और फिर घर के कमरे में कैद रहा, मगर इसकी खामोशी किसी तूफान का पता दे रही थी। फुरकान ने किसी से कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि जब अर्शिया इसके जख्मों पर पट्टी करने या इसे दवा देने के करीब आई तो वो अपनी नजरें भर लेता, जैसे इसे देखना भी इसके लिए अजियतनाक हो। इसके रवैये में एक ऐसी सर्द मेरी और वहशत आ गई जैसे अर्शिया को डरा कर रख दिया था। वो घंटों खिड़की के पास बैठा बाहर देखता रहता। ना इसने मिशन का जिक्र किया और ना ही बताया कि वो इन संगलाग पहाड़ों में मौत के मुंह से निकल कर कैसे वापस आया। इसकी शख्सियत में आई ये पुरस्कार तब्दीली और हर आहट पर इसका चौंक जाना अर्शिया को बावर करा रहा था कि इन दोनों में से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने मेजर फुरकान के अंदर का इंसान मार दिया और वो अब महज एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। फुरकान की खामोशी और सर्द मेहरी के बावजूद अर्शिया ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात एक करके इसकी खिदमत में जुट गई। वो सुबह सवेरे उठकर इसके लिए इसकी पसंद का नाश्ता तैयार करती, वक्त पर इसकी कड़वी अद्वियात इसे देती और बड़ी एहतियात से इसके जख्मों की सफाई करती। कई बार फुरकान ने झंझला कर इसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर अर्शिया ने बगैर कोई जवाब दिए नम आंखों के साथ इसकी तलखियों को बर्दाश्त किया और इसके बिखरे हुए कमरे से लेकर इसकी आराम गाह तक हर चीज को मुनज़्ज़म रखा। वो घंटों इसके सराहने बैठकर कभी इसका सर डुबाती तो कभी इसे सहारा देकर चलने में मदद करती। इसकी इस बेलोस मोहब्बत और खिदमत ने आहिस्ता आहिस्ता फुरकान के अंदर जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। एक शाम जब अर्शिया इसके पैरों के पास बैठी इसके जख्म पर मरहम लगा रही थी तो फुरकान ने इसे बहुत गौर से देखा। इसके चेहरे पर थकन के साए थे, मगर आंखों में फुरकान के लिए हद दर्जे की फिक्र थी। फुरकान का हाथ गैर इरादी तौर पर उठा और अर्शिया के सर पर टिक गया। ये पहली बार था कि इसके लम्स में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी और शुक्रगुजारी थी। इसने बहुत धीमी और भारी आवाज में अर्शिया को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाती हो अर्शिया, मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं रहा। इस एक जुमले ने अर्शिया के सारे दुख धो दिए और इसे महसूस हुआ कि मेजर इस सख्त ढाल के पीछे वो फुरकान अभी भी जिंदा है जो उसकी परवाह करता है। इस दिन के बाद से फुरकान का लहजा बदलने लगा। वो बस झड़कता नहीं था बल्कि इसकी मौजूदगी में सुकून महसूस करने लगा। पूरा घर गहरी नींद की आगोश में था। रात की आखिरी पहर अचानक अकबी दरवाजे पर किसी के गिरने और घसीटने की आवाज ने अर्शिया को चौंका दिया। वो दिल में एक अनजाना खौफ लिए दबे कदमों बाहर निकली तो सहन के अंधेरे में एक साया लड़स रहा था। टॉर्च की रोशनी पड़ते अर्शिया के हलक से एक दबी हुई चीख निकल गई। सामने रमला पड़ी थी, मगर वो रोबदार मेजर रमला नहीं बल्कि एक लहूलुहान और शिकस्ता हाल औरत थी। इसकी वर्दी जगह जगह से फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और बाजों से बहता हुआ खून फर्श को सुर्ख कर रहा था।
रमला ने तड़प कर अर्शिया की तरफ देखा। इसकी आंखों में वहशत और इल्तिजा का एक अजीब इम्तजाज था। इससे पहले कि अर्शिया शोर मचाती या फुरकान को आवाज देती, रमला ने अपने जख्मी हाथ से अर्शिया का पांव थाम लिया और हाँफते हुए आवाज निकाली कि इसे छुपा लिया जाए वरना वो मार दी जाएगी। रमला की यह हालत देखकर अर्शिया का दिल दहल गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की फुरकान के साथ मिशन पर गई थी वो इस तरह चोरों की तरह जख्मी हालत में पनाह लेने क्यों आई है। रमला का इस तरह अचानक नमूदार होना और इसकी बदहाली ने इन तमाम शिकायत को दोबारा जिंदा कर दिया जो अर्शिया के जहन में दब चुकी थी, मगर इंसानियत के नाते वो इसे इस हाल में तड़पता भी नहीं छोड़ सकती थी। इसने कांपते हाथों से रमला को सहारा दिया और इसे फुरकान की नजरों से बचाकर स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगी, जबकि इसका अपना जहन सवालात की अमाज का बना हुआ था। स्टोर रूम की दम घुटती फिजा में जहां सिर्फ एक पुरानी लालटेन की मदम रोशनी रक्स कर रही थी, रमला ने कराहते हुए दीवार से चेक लगाई। अर्शिया ने जब पानी का ग्लास इसके लड़ते लबों से लगाया तो रमला की आंखों से जब्त के तमाम बंधन टूट गए और वो ज़ारो कदा रोने लगी। इसने हिचकों के दरमियान वो सच उगलना शुरू किया जिसने अर्शिया के पैरों तले से जमीन निकाल दी। रमला ने इंकशाफ किया कि वो कोई गद्दार नहीं थी, बल्कि इसे एक दुश्मन एजेंट ने एक निहायत भयानक जाल में फंसाया हुआ था। इस मशकूक नंबर से आने वाले पैगामात दरअसल इसके इकलौते भाई की जिंदगी की कीमत है जिसे दुश्मन ने अगवा कर रखा था और इसे मारने की धमकियां दे रहे थे। रमला ने बताया कि इसे मजबूर किया गया था कि वो मिशन के दौरान फुरकान की लोकेशन और नकलो हरकत की पल पल की खबर दुश्मन तक पहुंचाने, वरना इसके भाई का सरकलम कर दिया जाता। ऐसे रोते हुए इतराफ किया कि वो अपनी वर्दी और अपनी ममता नुमा भाई की मोहब्बत के दरमियान इस कदर पिस चुकी थी कि इसे अपनी जान की परवाह भी नहीं रही। मिशन वाले दिन जब हमला हुआ तो रमला ने आखिरी लम्हे में फुरकान को बचाने की कोशिश की थी, जिसकी पादाश में वो खुद इनके चुंगल में फंस गई और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंची है। रमला की दास्तान सुनकर अर्शिया पर सख्ता तारी हो गया। इससे अंदाजा हुआ कि जिस लड़की से वो जलती रही थी वो दरअसल कितनी बड़ी अजियत से गुजर रही थी और अब इसका भाई और इसका जमीर दोनों ही मौत की जद में थे। रमला की हिचकियां बाकायदा बैन में तब्दील हो रही थी। इससे अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया जैसे वो अर्शिया की नजरों में मौजूद सच्चाई का सामना करने की सख्त न रखती हो। मैंने वो सब खुद नहीं किया अर्शिया, मुझसे करवाया गया। इससे टूटे हुए लहजे में इंकिशाफ किया कि पिछले मिशन के दौरान फुरकान की वो खुफिया लोकेशन जहां इस पर कातिलाना हमला हुआ था दरअसल रमला ने दुश्मन के हवाले की थी। इससे रोते हुए बताया कि इसके मोबाइल पर इसके भाई की एक वीडियो भेजी गई जिसके गले पर छुरी रखी हुई थी और दुश्मन ने इसे सिर्फ चंद मिनट का वक्त दिया था। रमला ने बताया कि वो इस लम्हे बिल्कुल मफलूज हो चुकी थी। एक तरफ इसका फर्ज और इसका बेहतरीन दोस्त फुरकान था और दूसरी तरफ इसके मासूम भाई की जिंदगी। इसने कांपते हाथों से वो लोकेशन दुश्मन को भेजी, ये जानते हुए भी कि वो अपने हाथों से फुरकान की मौत का परवाना लिख रही है। मैंने इसे मरने के लिए वहां भेज दिया। मैं गद्दार नहीं हूँ अर्शिया, मैं बस एक बेबस बन गई हूँ। इसके इन अल्फाज ने कमरे की फजा को बोझिल कर दिया। अर्शिया सुनकर सकते में आगे कि जिस फुरकान को वो अपनी जिंदगी मानती थी, इसकी जान लेने की कोशिश इसके सबसे करीबी दोस्त ने की थी, चाहे वो किसी भी मजबूरी में क्यों ना हो। रमला का ये एतराफ इस बात की गवाही था कि वो अब अपने जमीर के बोझ तले मर रही है और अब से फुरकान से ज्यादा अपने गुनाह से खौफ लग रहा है। अभी रमला की हिचकियां थमी रही थी कि अचानक स्टोर रूम का दरवाजा एक जोरदार झटके से खुला और मेजर फुरकान अपनी तमाम तर हैबत और स्पार्ट चेहरे के साथ चौखट पर खड़ा था। इसकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था जो अर्शिया ने पहले देखा था, बल्कि वहां एक फातिहाना सर्द मेहरी और गहरा दुख था। रमला इसे देखकर खौफ से फर्श पर गिर गई और इसके कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगी, मगर फुरकान ने इसे छुए बगैर दूर रहने का इशारा किया। फुरकान ने निहायत पुरसकून मगर काटदार आवाज में इंकिशाफ किया कि इसे रमला की मशकूक हरकत और इसके फोन कॉल्स पर पहले शक हो चुका था, इसलिए इसने वो पिछला मिशन दरअसल एक डमी मिशन के तौर पर प्लान किया। जिसने बताया कि जिस लोकेशन पर हमला हुआ वहां वो खुद मौजूद ही नहीं था, बल्कि इसने दुश्मन को ट्रैप करने के लिए एक गलत जाल बिछाया था ताकि वो गद्दार का चेहरा बेनकाब कर सके। फुरकान की बात सुनकर रमला और अर्शिया दोनों के होश उड़ गए। फुरकान ने सर्द लहजे में कहा कि वो लापता नहीं हुआ था, बल्कि इन दुश्मनों के पीछे था जो रमला को इस्तेमाल कर रहे थे। इसने इंकिशाफ किया कि वो रमला के भाई को भी दुश्मन के चुंगल से छुड़वा चुका है और अब इसके पास रमला की गद्दारी के लिए कोई रियायत बाकी नहीं बची। अर्शिया ने ये सब सुनकर दंग रह गई। जिस फुरकान को वो टूटा हुआ समझ रही थी वो दरअसल इस पूरी शतरंज का असल खिलाड़ी था, जिसे अपनी जान खतरे में डालकर सच्चाई को पा लिया। रमला ने जब सुना कि इसका भाई महफूज है तो फुट फुट कर फुरकान के कदमों में गिर गई और इसके बूटों को अपने आंसुओं पर भिगोने लगी। इसने लड़ती आवाज में अपनी बुज़दिली और मजबूरी की बार बार माफी मांगी और फिर अर्शिया की तरफ हाथ फैलाकर इससे भी अपनी खताओं की बख्शिश चाही,
جس کا دل وہ بلا وجہ دکھاتی رہی۔ فرقان مجھے گولی مار دو، میں اسی لائق ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے غدار کے نام سے مرنے نہیں دینا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی، پھر اچانک رملہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم پیدا ہوا۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور فرقان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک آخری موقع مانگا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ ایک ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرے گی اور دشمن کو یقین دلائے گی کہ وہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے، تاکہ وہ ان کے اصل ٹھکانوں اور بڑے ماسٹر مائنڈ تک فرقان کی رسائی ممکن بنا سکے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر اس داغ کو دھو ڈالے گی جو اس کی وردی پر لگ چکا ہے، اور دشمن کے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کروا کر ہی دم لے گی۔ رملہ کے جذباتی اور پرخلوص وعدہ دیکھ کر عرشیہ کی آنکھوں میں بھی ہمدردی کے آنسو آگے، جب فرقان خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے ارادوں کی سچائی کو پرکھ رہا ہو۔ اس رات جب حویلی کے دور و دیوار رملہ کی اعترافات اور اس ڈرامائی صورتحال کے بعد دوبارہ خاموشی کی چادر تان چکے تھے، فرقان ٹیرس پر اکیلا کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ اس کے لیے کافی کا مگ لے کر آئی، مگر اس کے قدموں میں ابھی بھی وہی پرانی ہچکچاہٹ تھی۔ فرقان نے اس کے قدموں کی چاپ سنی اور پیچھے مڑے بغیر یہ گہری سانس لے کر اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ فرقان نے مگ تھامتے ہوئے عرشیہ کی نم آنکھوں میں جھانکا اور بہت ہی دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا کہ رملہ میرے لیے ہمیشہ سے صرف ایک بہترین اور قابل فخر افسر رہی ہے، اس سے زیادہ کبھی کچھ نہیں۔ اس نے عرشیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی تمام غلط فہمیوں کو جڑ سے ختم کر دیا اور اعتراف کیا کہ وہ جو رملہ کے ساتھ اس کی قربت تھی وہ اسے پیشہ ورانہ ضرورت اور مشن کی حساسیت کی وجہ سے تھی، جس کا عرشیہ نے غلط مطلب لیا۔ عرشیہ، میرے دل کی دھڑکنیں سے تمہارے نام سے جڑی ہیں، اس وردی کے پیچھے جو انسان ہے وہ صرف تمہاری محبت کا اسیر ہے۔ فرقان کے ان الفاظ نے عرشیہ کے وجود میں جیسے زندگی کی نئی لہر دوڑا دی۔ اس نے جھک کر عرشیہ کی پیشانی پر پیار دیا اور جتایا کہ ان تمام تلخیوں اور خاموشیوں کے باوجود اس کے دل میں عرشیہ کے سوا کبھی کوئی دوسرا نہیں رہا۔ عرشیہ کو یوں لگا جیسے سالوں کی پیاس بجھ گئی ہو اور اسے اپنی محبت کا وہ مقام مل گیا ہو جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ دشمن گروہ کے سرگنا نے، جو رملہ کے بھائی کی آزادی اور فرقان کے ڈمی مشن کی کامیابی سے تلملا اٹھا تھا، ایک آخری اور مہلک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ رملہ خوف کے مارے ان کے شکنجے میں، اس لیے اس نے رملہ کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ فرقان کے گھر کے سیکیورٹی کوڈز اور اندرونی راستوں کی تفصیلات فراہم کرے۔ دشمن کا پلان انتہائی صفاقانہ تھا۔ وہ رملہ کے ذریعے فرقان کے گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہو کر پورے خاندان کو یرغمال بنانا چاہتے تھے تاکہ فرقان کو گھٹنوں پر لایا جا سکے اور اس سے حساس معلومات اگلوانے کے بعد اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ گروہ کے ماسٹر مائنڈ نے رملہ کو ایک مخصوص وقت پر گھر کا عقبی راستہ کھلا رکھنے کا حکم دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ رملہ اب ایک ڈیل ایجنٹ کے طور پر فرقان کے ساتھ مل کر ان کی موت کا جال بن رہی ہے۔ ادھر فرقان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کو بظاہر عام رکھا ہوا تھا، مگر اندرون خانہ کمانڈو اس کو الرٹ کر دیا تھا۔ عرشیہ، جو اس پورے خطرناک کھیل کا حصہ بن چکی تھی، سہمے ہوئے دل کے ساتھ رملہ اور فرقان کی تیاریوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دشمن کی گاڑیاں خاموشی سے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ان کا سامنا میجر فرقان کے بچھائے ہوئے اس آخری ٹریپ سے ہونا تھا جس کی انہوں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ دشمن کے حملے کے سنگن ملتے ہی فرقان کی فوجی بے حس بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے چند ہی منٹوں میں حویلی کو ایک ناقابل تسخیر قلعے میں بدل کے رکھ دیا۔ وردی پوش کمانڈوز نے خاموشی سے پوزیشنیں سنبھال لی اور گھر کی تمام بیرونی روشنیاں گل کر دیں۔ فرقان نے عرشیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اتنی تیزی سے حویلی کے سب سے نچلے حصے میں بنے سیف روم کی طرف لے جانے لگا۔ عرشیہ کا دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے فرقان کی آستین پکڑ کر رکھے ہوئے لہجے میں اس سے اپنی جان کی حفاظت کا وعدہ مانگا۔ فرقان نے رک کر عرشیہ کے دونوں کندھے تھامے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے یقین سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی دشمن اس کمرے کا دروازہ نہیں چھو سکتا۔ اس نے عرشیہ کو ایک سیٹلائٹ فون اور پانی کی بوتل تھماتے ہوئے اسے اپنے اندر منتقل کیا اور بھاری سٹیل کا دروازہ لاک کر دیا۔ عرشیہ نے بند دروازے کے پیچھے سے فرقان کے قدموں کی چاپ سنی، جو کسی جگنو کی طرح دشمن کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، جبکہ وہ خود اس بند کمرے میں بیٹھی صرف اللہ سے اپنے سہاگ اور گھر کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جیسے دشمن کے مسلح کارندوں نے عقبی راستے سے حویلی پر دھاوا بولا، خاموش فضا گولیوں کی تھر تھراہٹ سے گونج اٹھی۔ رملہ، جو اس وقت ایک زخمی شیرنی کی طرح اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار تھی، فرقان کے شانہ بشانہ صف اول میں کھڑی دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اندھیرے اور دھوئیں کے درمیان اچانک ایک نقاب پوش دہشت گرد نے اوپر والے ٹیرس سے فرقان پر نشانہ سادھا، جس میں فرقان بالکل بے خبر تھا۔ رملہ کی عقابی نظروں سے دشمن کی بندوق سے نکلتی روشنی کو دیکھ لیا۔
फुरकान नीचे झुको। ये जोरदार पुकार के साथ इससे पहले कि गोली फुरकान के सीने में उतरती, रमला छलांग लगाकर इसके सामने आ गई। तीखी गोली रमला के कंधे और सीने के दरमियानी हिस्से को चीरते हुए निकल गई और वह लहूलुहान होकर फर्श पर जा गिरी। फुरकान ने बिजली की तेजी से जवाबी फायरिंग करके हमलावर को ढेर किया और तड़पती हुई रमला को सहारा दिया। रमला के लबों पर इस तकलीफ में भी एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। इसे महसूस हो रहा था कि इसने अपनी वर्दी पर लगा गद्दारी का दाग अपने खून से धो दिया और आज इसने अपने दोस्त और मुल्क के बेहतरीन अफसर का कर्ज चुका दिया। रमला को फौरी तौर पर मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कई घंटों के तवील ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने इसे खतरे से बाहर करार दे दिया। इस दौरान इंटेलिजेंस की मुकम्मल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी, जिसने साबित कर दिया कि रमला ने न सिर्फ दुश्मन के नेटवर्क को तबाह करने में फुरकान की मदद की, बल्कि आखिरी लम्हे तक अपने मुल्क और अपने साथी के लिए ढाल बनी रही। इसकी बहादुरी और कुर्बानी की दास्तान ने इसे फोर्सेस की नजर में एक हीरोइन बना दिया और इस पर लगने वाले तमाम मशकूक इल्जामात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए गए। अर्शिया और फुरकान जो अस्पताल में इसकी इयादत के लिए मौजूद थे, रमला ने जब होश में आकर अर्शिया को अपने सिराने देखा तो इसकी आंखों में नदामत की बजाय एक फातिहाना चमक थी। इसने कमजोर आवाज में अर्शिया का शुक्रिया अदा किया। इसने एक मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया और इसे संभाला। रमला का किरदार अब एक रकीबा का नहीं बल्कि एक ऐसी मुखलिस दोस्त और जड़ी अफसर का था जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मोहब्बत और कर्ज दोनों का भरम रख लिया। अर्शिया के दिल में अब रमला के लिए कोई कीना या हसद बाकी नहीं रहा, बल्कि इसकी जगह एक गहरी इज्जत और हमदर्दी ने ले ली थी। हवेली के हंगामों और तल्ख यादों के गिर्द बैठते ही आगा जान ने एक बार फिर अपनी छुरी उठाई और तमाम पोते पोतियों नवासियों को पुराने फार्म हाउस पर इकट्ठा होने का हुक्म सादिर किया। इनका मानना था कि जो रिश्ते आजमाइशों की धूप में झुलस जाते हैं, इन्हें अपनों की मोहब्बत की छांव में ही दोबारा हरा भरा किया जा सकता है। ये दावत महज एक तफरी नहीं थी, बल्कि बिखरे हुए खानदान को दोबारा जोड़ने की एक कोशिश थी। फार्म हाउस की फिजा इस बार बदली सी थी। वही लॉन जहां कभी हसद और काबत की चहमगोइयां होती थीं, अब वहां कहकों और पछतावों के इतराफात का बसेरा था। आगाजान ने सबको एक ही दस्तरखान पर बिठाया और बड़ी शफकत से फुरकान और अरीशा की तरफ देखकर मुस्कुराए। तमाम कजन्स जो कभी एक दूसरे के से खिंचे रहते थे, अब रमला की बहादुरी और फुरकान के वतन परस्ती के गुन गा रहे थे। फार्म हाउस के वही दरख्त और वही ठंडी हवाएं अब एक नई शुरुआत की गवाही दे रही थी, जहां हर कजन के दिल से नफरत का गुबार छट चुका था और सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का अहद कर चुके थे। फार्म हाउस के वसी और ईज गेट से जब काले रंग की चमकती हुई वैगो गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो वहां मौजूद तमाम कजन्स और रिश्तेदारों की नजरें ठहर गईं। गाड़ी रुकते ही गनमैन ने तेजी से आगे बढ़कर अकबी दरवाजा खोला और वहां से अर्शिया ने बरामद हुई, मगर ये वो पुरानी सहमी हुई और डरी हुई अर्शिया नहीं थी। इसने सफेद रंग का नफीस लिबास जेबतन कर रखा था, जिस पर कश्मीरी कढ़ाई का काम इसकी शख्सियत को मजीद चार चांद लगा रहा था। कंधे पर मौजूद गहरे रंग के शॉल और आंखों पर लगे स्याह चश्मे ने इसे एक बावकार और पुरएतमाद मेजर की बीवी का रूप दे दिया था। जैसे वो गाड़ी से बाहर निकली, मेजर फुरकान अपनी पूरी फौजी हैबत और वर्दी में मलबूस इसके बराबर आकर खड़ा हो गया। अर्शा ने जब अपना हाथ फुरकान के बाजू में डाला और गर्दन बुलंद करके लबों पर एक फातिहाना मगर मध्यम मुस्कुराहट के लिए रौन की तरफ कदम बढ़ाए, तो वहां मौजूद वो कजन्स जो कभी इसका मजाक उड़ाते थे, आज रश्क और हैरत से ऐसे देख रहे थे। इसकी हर जंबिश में एक खास किस्म का रोब और वकार था, जो उसे मेजर फुरकान के साथ रहने से विरासत में मिला था। आगाजा ने जब अपनी पोती को इस कदर पूरे एतमाद और बावकार देखा तो इनका सर भी फख्र से बुलंद हो गया, जबकि अर्शिया की इस रोबदार एंट्री ने सबको बावर करवा दिया कि वो अब सिर्फ एक सादा लड़की नहीं, बल्कि इस खानदान के सबसे ताकतवर मर्द की शरीके हयात और उसकी जिंदगी की वाहिद मलका है। लॉन के कोने में खड़ी कजन्स की टोली जो अर्शिया के बदले हुए रूप को हजम नहीं कर पा रही थी, हसद की आग में जलने लगी। सबसे पहले जोया ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ खामोशी को तोड़ा और ऊंची आवाज में अर्शिया को मुखातिब किया ताकि सबकी तवज्जो हासिल कर सके। अरे अर्शिया, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, वरना हमें तो वो दिन याद है जब तुम किचन में प्लेटें तोड़कर फुरकान भाई के गुस्से से थर थर कांपती थी और हम सब तुम्हारी बेबसी पर कितना हंसा करते थे, याद है ना? इससे माजी के इन तल्ख लम्हात को मजाक का रंग देकर अर्शिया को सबके सामने शर्मिंदा करने की कोशिश की। अनम ने भी बहती गंगा में हाथ धोए लुकमा दिया, और वो जब तुमने डर के मारे फुरकान भाई को सर कह दिया था, वो तो हमारा फेवरेट जोक बन गया था। सच में इस वक्त तो तुम किसी सहमे हुए चूहे जैसी लगती थी, यकीन ही नहीं आता कि वही लड़की है। इन हासिद कजन्स ने एक के बाद एक पुराने
किससे छेड़ना शुरू कर दी ताकि अर्शिया के मौजूदा वकार को ठेस पहुंचाई जा सके और इससे दोबारा वही छोटी और डरी हुई लड़की साबित किया जा सके। इनका मकसद वाज़ेह था कि इसे एहसास दिलाया जाए कि वो चाहे कितनी ही रौबदार क्यों ना बन जाए, ना इनकी नजर में इसकी हैसियत वही रहेगी, मगर वो ये भूल रहे थे कि अब अर्शिया के पीछे मेजर फुरकान का साया था। फुरकान जो थोड़े फासले पर आगा जान से गुफ्तगू में मसरूफ था, इन जहरीले जुमलों की बाजगर से सुनते ही पलटा। इसके कदमों की चाप और चेहरे पर छाई सख्ती ने कहखे लगाती कजन्स के हलक में आवाजें दबा दी। वो निहायत वकार के साथ चलता हुआ अर्शिया के पास आया और सबके सामने इसके कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखकर इसे अपने हसार में ले लिया। इसकी सर्द और गहरी नजरों ने बारी बारी इन तमाम कजन्स का जायजा लिया जिनके चेहरों पर अब हवाइयां उड़ रही थी। तुम्हारे लिए वो महज एक मजाक होगा, फुरकान ने ऐसी गूंजदार और काटदार आवाज में कहा कि पूरे लॉन में सन्नाटा छा गया। मगर मेरे लिए अर्शा की वो मासूमियत और खौफ दरअसल वो बुनियाद थी जिस पर इसने मेरी जिंदगी की सबसे मजबूत अमानत रखी है। इसने अर्शा की तरह मोहब्बत पाश नजरों से देखा और फिर सबको मुखातिब करते हुए दो टोक लहजे में कहा, अर्शिया सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी सच्चाई है जिसने मुझे तब संभाला जब मैं खुद टूटा हुआ था। जिस लड़की को तुम सहमा हुआ चूहा कह रही हो ना, इसने एक मेजर के इस सख्त मिजाज को अपनी मोहब्बत से मोम किया जिससे तुम सबकी जुबानें गंग हो जाती हैं। फुरकान ने अर्शिया का हाथ थाम कर इसे सबके सामने मजीद बुलंद किया और वाज़ेह कर दिया कि आज के बाद अर्शिया की माजी या इसकी जात पर उठने वाला कोई भी उंगली बराह रास्त मेजर फुरकान से टकराएगी। हासिद कजन्स की नजरें शर्मिंदगी से झुक गईं जबकि अर्शिया को यूं लगा जैसे फुरकान के इस दिफा ने इसे दुनिया की सबसे मोतबर और ताकतवर औरत बना दिया। बस एक लम्हे ने हवेली के तमाम पुराने हिसाब बराबर कर दिए। महफिल की रौनकें जब उरूज पड़ती तो जोया से अपनी जिल्लत बर्दाश्त न हुई और इसने अर्शिया से बदला लेने का एक घटिया मंसूबा बनाया। जब अर्शिया एक सोफे पर आगा जान के करीब बैठी सबसे बातचीत कर रही थी तो जोया ने एक मुलाजमा के हाथ से जूस का गिलास लिया और किचन की ओट में जाकर इसमें एक ऐसी दवा मिला दी जो इंसान की होशो हवास मुख्तल कर देती है और से अपने कहे पर काबू नहीं रहता। इसका मकसद ये था कि अर्शिया ये जूस पीकर आपे से बाहर हो जाएगी और सबके सामने, खासतौर पर आगा जान और फुरकान के सामने, कोई ऐसी बदतमीजी कर बैठे कि इसका सारा बना हुआ रोब खाक में मिल जाए। जोया खुद एक मुनाफिकाना मुस्कुराहट सजाए वो ग्लास लेकर अर्शिया के पास आई। अर्शिया, जो हुआ इसे भूल जाओ, अब हम बहने ही तो हैं, ये जूस पियो, खास तुम्हारे लिए बनवाया। इसने बड़े प्यार से गिलास अर्शिया की तरफ बढ़ाया। अर्शिया, जो अभी सबको अपना समझती थी, शक किए बगैर गिलास पकड़ने वाली थी कि फुरकान की उकाबी नजरों ने जोया के हाथों में थोड़ी सी लर्जिश और इसकी आंखों में छुपी शरारत को भांप लिया। इसने बड़ी महफिल में अर्शिया का हाथ रोक लिया और वो ग्लास खुद थाम लिया, जिससे जोया के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया। तमाम कजन की सांसें रुक गईं क्योंकि इन्हें अंदाजा हो गया था कि मेजर की नजरों से कुछ छुपाना नामुमकिन है। फुरकान के रोकने से पहले ही अर्शिया जूस के 2-3 घूंट भर चुकी थी। चंद ही लम्हों में इसके सर में एक अजीब सी लहर उठी और सामने खड़े चेहरे धुंधलाने लगे। दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, मगर जोया की तवक्को के बरक्स अर्शिया ने बदतमीजी करने के बजाय अपने होशो हवास खोकर सच्चाई की वो गिरें खोलना शुरू कर दी जो उसने बरसों से अपने दिल में लगाई हुई थी। इसकी आंखें नम हो गई और वो लड़खड़ाती हुई फुरकान के करीब आई और इसकी वर्दी का कॉलर पकड़ कर इसे अपनी तरफ खींचा और सबके सामने रोते हुए कहने लगी, फुरकान, आप बहुत सख्त हैं, आपने मुझे बहुत रुलाया। महफिल में सन्नाटा छा गया मगर अर्शिया को अब किसी की परवाह नहीं थी। इसने रोते हुए इतराफ किया कि मैं आपके गुस्से से नहीं, इस बात से डरती थी कि कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाएं। मैंने तब भी आपसे मोहब्बत की थी जब आप मेरा नाम लेना भी गवारा नहीं करते थे। मैंने रमला को आपके करीब देखकर रातें रोकर गुजारी मगर कभी आपसे शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आपके काबिल ही नहीं हूँ। फुरकान ने तड़प कर इसे गिरने से बचाया और अपनी बाहों में भर लिया। अर्शिया के सीने पर सर रखकर हिचकियां लेती रही और बार बार ये कहती रही कि आपको पता है, मैंने आपके नाम की तस्वीर पढ़ी है, मैंने अल्लाह से सिर्फ आपको मांगा है, चाहे आपने मुझे कितना ही क्यों ना झिड़का हो। इसकी मासूमाना और नशीली हालत में किए गए एतराफे मोहब्बत ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। यहाँ तक कि हासिद कजन्स भी इसकी बेलोस मोहब्बत की शिद्दत देखकर शिशित रह गए। फुरकान ने इसे मजीद कुछ कहने से रोकने के लिए इसके सर को अपने सीने से लगा लिया। इसकी आंखों में अर्शिया के लिए बेपनाह तड़प और दुख था कि इस खामोश मोहब्बत ने कितने जख्म सहे थे। अर्शिया की हालत अब पूरी तरह काबू से बाहर हो चुकी थी, वरना वो सिर्फ रो रही थी बल्कि नशे की लहर में निहायत बेबाक होकर फुरकान के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरकर सबके सामने इसकी आंखों में झांकने लगी। आप इतने खूबसूरत क्यों मेजर साहब, और इतने जालिम क्यों? इससे शरारत और मासूमियत के मिले जुले अंदाज में फुरकान की नाक को छुआ और हंसते हुए इसके गले में बाहें डाल दी। महफिल में मौजूद लोग दबी दबी आवाज में बातें करने लगे और जोया की आंखों में एक कमीनी चमक आई कि अब तमाशा बनेगा, मगर फुरकान का रद्देमल सबकी तवक्कुआत के बरक्स था।
फुरकान ने एक पल के लिए भी अर्शिया को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि इसकी बेबाक हरकतों और लड़सी आवाज को अपनी ढाल बना लिया। इसने एक मजबूत झटके से अर्शिया को अपनी बाहों में उठा लिया। अर्शिया ने नीम व आंखों के साथ इसके सीने पर सर रख दिया और इसके तमगों से खेलने लगी, जबकि फुरकान ने सर उठाकर एक बार फिर इन हासिद कजन्स को देखा जिन्होंने ये घटिया खेल रचाया था। इसकी नजरें शोले बरसा रही थी। मेरा ख्याल है तमाशा खत्म हो चुका है, फुरकान ने गरज कर आवाज में कहा और आगा जान को सर के इशारे से अलविदा कहकर अर्शिया को किसी कीमती मता की तरह सीने से लगाए पुरवकार कदमों के साथ सबके सामने से गुजर कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अर्शिया की बाहों में झूलते हुए मुसलसल कुछ बड़बड़ा रही थी और फुरकान की वर्दी के बट्टों से छेड़छाड़ कर रही थी, मगर फुरकान के चेहरे पर इस वक्त दुनिया भर की मोहब्बत और तहफ्फुज़ का एहसास था। इसने साबित कर दिया कि अर्शिया चाहे होश में हो या खुदी में, इसका मान रखना सिर्फ मेजर फुरकान का काम है। सूरज की पहली किरण जब कमरे की रोशनदान से छिनकर अर्शिया के चेहरे पर पड़ी तो इसका सर बोझलपन से फट रहा था। इसे धुंधला सा साया याद था कि कल रात फार्म हाउस पर कुछ हुआ था, मगर जैसे जैसे याददाश्त की तहें खुली इसके चेहरे की रंगत सुर्ख से सफेद होने लगी। इसे अब तक सबके सामने रो रो कर मोहब्बत का इतराफ करना, फुरकान का कॉलर पकड़ना और फिर इनकी बाहों में झूलते हुए बेबाक बातें करना किसी डरावने ख्वाब की तरह याद आने लगा। इसे फौरन अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। शर्मिंदगी की एक लहर इसके पूरे वजूद को झुलसाने लगी। या अल्लाह, मैंने ये सब किया, मैं इन सब का सामना कैसे करूंगी? वो दिल ही दिल में खुद को मलामत कर रही थी। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और फुरकान हाथ में चाय का मग लिए दाखिल हुआ। अर्शिया ने शर्म के मारे कंबल में अपने चेहरे तक तान लिया। फुरकान इसकी इस हरकत पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। वो बेड के किनारे बैठा और बहुत नरमी से कंबल इसके चेहरे से हटाया। अर्शिया की आंखें अभी भी झुकी हुई थी और पलकें लड़स रही थी। तो मेजर साहब बहुत जालिम है, फुरकान ने शरारत भरे लहजे में कल रात इसका अपना जुमला दोहराया। तो अर्शिया ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। खुदा के लिए फुरकान, मैंने जो भी कहा वो पता नहीं कैसे। इसके बाद शर्मिंदगी से लड़ रही थी। फुरकान ने इसके दोनों हाथ हटाए और इसकी पेशानी पर बहुत तवील और मोहब्बत भरा प्यार दिया, जैसे वो इसकी कल रात के तमाम जख्मों और इतराफात पर मरहम रख रहा हो। अर्शिया, कल तुमने जो बेखुदी में कहा, इसने मुझे वो सच्चाई दिखा दी जो शायद तुम होश में न कभी न कह पाते। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं बल्कि बहुत प्यार आ रहा है कि तुमने इस बोझ को इतने साल अकेले कैसे सहा। इसने अपने करीब करते हुए कहा। अर्शिया की तमाम शर्मिंदगी अब एक सुकून में बदलने लगी। इसे एहसास हुआ कि इसकी बेबाकी ने दरअसल इनके रिश्ते की आखिरी दीवार भी गिरा दी थी। इस खुशगवार सुबह की खामोशी रमला के फोन कॉल ने तोड़ी। अस्पताल के बेड पर लेटी रमला की आवाज में खास किस्म की फतह और जोश था। जब इसने फुरकान को ये बड़ी खबर दी कि दुश्मन का वो पूरा नेटवर्क जिसने बरसों से इनके सुकून को गारत कर रखा था, बिलाखिर जड़ से उखड़ गया। रमला ने बताया कि इसके फराहम करदा इंटेलिजेंस कोड्स और डबल एजेंट के तौर पर दी गई आखिरी लोकेशन की बदौलत फोर्सेस ने दुश्मन के मरकजी ठिकाने पर छापा मारकर इनके सरगना समेत तमाम अहम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। रमला ने बड़े फख्र से कहा, मेजर, मिशन मुकम्मल हो गया। अब ना कोई ब्लैकमेलिंग होगी और ना ही कोई खतरा बाकी रहेगा। इसने मजीद बताया कि इसके भाई को भी सरकारी सिक्योरिटी में महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये खबर सुनकर फुरकान की आंखों में सुकून की चमक आ गई, जबकि पास खड़ी अर्शिया जिसने फोन की आवाज सुन ली थी। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रमला का फोन इस बात का सबूत था कि इनकी दी हुई कुर्बानियां और खतरनाक खेल रंग लाए थे और अब वो वाकई एक नई और पुरअमन जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे, जहां कोई खौफ या दुश्मन का साया नहीं होगा। दुश्मनों के खात्मे और रमला की दी गई खुशखबरी के बाद फुरकान ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम हस्ती को वक्त देने का फैसला किया जिसकी वो मुद्दतों से मुंतजर थी। शाम के साय गहरे होते फुरकान ने अर्शिया को एक खूबसूरत स्याह रंग का रेशमी जोड़ा तोहफे में दिया और इसे तैयार होने का कहा। जब अर्शिया तैयार होकर बाहर आई तो फार्म हाउस के अगबी हिस्से में मौजूद झील के किनारे का मंजर देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां किसी रेस्टोरेंट जैसा शोर नहीं था, बल्कि दरख्तों के दरमियान सैकड़ों छोटी छोटी मोमबत्तियां रोशन थी जिनका अक्स झील के शफाफ पानी में रक्स कर रहा था। एक छोटी सी लकड़ी की डेक पर सिर्फ 2 अफराद के लिए मेज लगी थी जिसे सफेद गुलाबों से सजाया गया था। अर्शिया के पसंदीदा फूल फुरकान, जो हमेशा अपनी वर्दी और रोब में रहता, आज सफेद कमीज के बाजू ऊपर चढ़ाए एक नरम मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल करने के लिए खड़ा था। फुरकान ने निहायत नजाकत से अर्शिया का हाथ थाम कर इसे कुर्सी पर बिठाया। इर्द गिर्द की खामोशी में से पानी की लहरों और रात के परिंदों की धीमी आवाजें थी। इसने अर्शिया की पसंदीदा डिशेस खुद सर्व की और फिर एक छोटा सा मखमली डब्बा इसकी तरफ बढ़ाया। इसमें हीरे की एक सादा मगर नफीस अंगूठी थी जिस पर इन दोनों के नाम का पहला हर्फ गंदा था। अर्शिया, ये डेट इन तमाम लम्हों का अजाल है जो मैंने तुम्हें दुख और तन्हाई में दिए।
آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا مشن شروع ہوتا ہے اور اس بار میں تمہارا میجر نہیں صرف تمہارا فرقان بن کے رہوں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے وعدہ کیا۔ عرشا کو یوں لگا جیسے کائنات کی تمام خوشیاں اس کے آنچل میں سمٹ آئیں، اور وہ سرپرائز ڈیٹ صرف ایک رات کی تفریح نہیں تھی بلکہ فرقان کی طرف سے اس کی محبت کا باقاعدہ اعتراف اور سپردگی تھی۔